So hey guys, I'm Kaushal. Welcome to Let's Think Another Way. Welcome back to that hashtag 7 days challenge जिसमें मैं 7 दिन में 7 वीडियोस अपलोड करूंगा. वैसे 14 वीडियोस अपलोड करूंगा, 7 वीडियोस इस चैनल पे, 7 वीडियोस अपने दूसरे मेन चैनल पे. अगर तुमने उसे सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे कर लेना. ऑलराइट, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा द मॉडर्न एम्पायर ऑफ क्लास 9th ICSE. तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है और पर काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब मेरे हिसाब से. मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों. एंड काफ़ी जल्दी वीडियो को बनाऊंगा, तो छोटी सी वीडियो होगी, इसे पूरा देख लेना. अपने पेरेंट्स को बता देना कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ आज का, ठीक है, तुमने चैप्टर कर लिया है. एंड उसके बाद आई नो तुम बिजी हो, तुम अपने बंदा या बंदी, नहीं ये सही नहीं रहता ना, मतलब बोलने में अच्छा नहीं लगता, अपने BF या GF से बात करोगे. क्या 9th में और कोई है नहीं? जाओ यार, 9th में हो तुम. वैसे तो मेरी भी नहीं थी, नहीं, पर ऐसी बात नहीं है. वन साइडेड तो था, वन साइडेड रह गया बस. तो ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं तुम्हारे साथ ना हो, दैट्स वाई इस वीडियो में करेंगे. वैसे वो मजाक था, ठीक है. तो आई एम यूजिंग दिस टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स ऑफ मॉर्निंग स्टार बुक फॉर रेफरेंस. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स. तो फिर क्या ही बड़ी बात है. वैसे 9th में हो गया, मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे, मतलब मैं चैप्टर रीड करके जाता था एंड बूम, मतलब मैंने 7th 8th से ही शुरू किया था, ठीक है. तो मतलब क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते, क्वेश्चन आंसर्स तो मैं मार्क भी नहीं करता था इनफैक्ट. तो सिर्फ मतलब बुक चैप्टर पढ़ो 2 3 4 बार, जब तक पढ़ो तब तक समझ पूरा अच्छे से याद ही ना हो जाए. चैप्टर याद हो जाता है, मेन चीज़ें मतलब एटलीस्ट. तो या मतलब जिसे हिस्ट्री में मज़ा आता है वो तो कर लेगा, जिसे बोरिंग लगता है वो क्वेश्चन आंसर्स कर लेगा. दैट्स नॉट अ बिग डील. ओके, तो द मौर्यन एम्पायर में 3 बिग राजास हैं, 3 सबसे बड़े राजा, या 3 ही हैं तुम कह सकते हो. चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा एंड बिंदुसारा एंड अशोका. वो पिछले चैप्टर का थोड़ा. ऑलराइट, सो द मौर्यंस स्टार्ट करते हैं. द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 4th century BC. 4th century BC बाय चंद्रगुप्त मौर्य. 4th century. 6th century में आर्यंस ने इंडिया को इन्वेड किया था, वो आए थे, और ये बात है 4th century की, मतलब कि वो 600 BC की बात थी आसपास, मतलब उसके ये 400 BC की बात है. और तुम्हें पता हो BC का मतलब वो ऐसे ही होता है, अगर 600 है तो अगला साल 601 नहीं होगा, 599 होगा, ठीक है. अब AD चल रहा है. ऑलराइट, सो ही ऑर्गेनाइज्ड अ पावरफुल आर्मी एंड लेड द फाउंडेशंस ऑफ अ वास्ट एम्पायर. समझ आ गया. ही ओवरथ्रू द नंदास फ्रॉम मगधा, ठीक है. मगधा असम वाली साइड के पास, मतलब एग्जैक्टली असम नहीं बट उस साइड पे, समझ रहे हो. जैसे कि ये इंडिया का मैप है, तो ये ईस्ट वाली साइड पे मगधा था. वहाँ से नंदास को भगा दिया, मतलब उनको ओवरथ्रू कर दिया. एंड ग्रीक सत्रास फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. नॉर्थ वेस्ट, अगर तुम इंडिया का मैप देखो, नॉर्थ और वेस्ट मतलब पाकिस्तान वाले साइड से, तब तो पाकिस्तान नहीं था, मतलब इस साइड से, फॉर रेफरेंस पाकिस्तान, ठीक है. वहाँ से ग्रीक सत्रास को छीन लिया था, मतलब उनसे छीन लिया था. वहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, पर हमने वहाँ से भी अपना लैंड सारा ले लिया था, और एक ही यहाँ पे राज्य बहुत बड़ा बना दिया था. इतना बड़ा नहीं बना उसके बाद. So, and unified a large part of Indian subcontinent under his centralized government. His successor Bindusara kept the Mauryan Empire intact and further extended its boundaries. तो बिंदुसारा ने क्या किया कि उन्होंने भी मौर्यन एम्पायर को सही तरीके से रखा, और मतलब उसे कोई ऐसे हरा नहीं पाया उनके राज में भी, और उसके बाद अपनी बाउंड्रीज और बढ़ाते रहे, ठीक है. तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया वही उन्होंने किया. उसके बाद द रीन ऑफ बिंदुसारा सन अशोका. अशोका का नाम तो सबने सुना होगा, राइट. अशोका constitutes one of the brightest periods in the Indian history. After the Kalinga War, Ashoka devoted his life to human welfare. He considered his subjects as his children. He built many marvels in art and architecture, some of which have been survived to this day. अब तुमने पिछला चैप्टर अगर मेरी वीडियो देखी और नहीं देखी है तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, या भी देख लो, मुझे वॉच टाइम से फर्क नहीं पड़ता यार, तुम देख लो, ठीक है. तो अगर तुमने वो देखी है तो मैंने उसमें बताया था तुम्हें कि बुद्धिज़्म को राजाओं ने ज़्यादा प्रमोट किया था कंपेयरिंग टू जैनिज्म, इसलिए बुद्धिज़्म ज़्यादा था. और बुद्धिज़्म का उन्होंने ये भी बताया था कि बाकी कंट्रीज़ में इंडिया से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स बाहर थे. क्यों थे? बिकॉज ऑफ अशोका. अब वो क्यों था मैं आगे चैप्टर में आएगा तो मैं बताऊँगा, अगर भी बता दो नहीं तो बोरिंग हो जाएगा, राइट. सोर्सेज. अब लिटरेरी सोर्सेज मतलब किताबें. तो मेन 2 बुक्स हैं, हाँ 2 बुक्स हैं. पहला है अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य. कौटिल्य कौन है? कौटिल्य है चाणक्य. चाणक्य का नाम तो सबने सुना होगा, हाँ भाई चाणक्य. अब चाणक्य को विष्णुगुप्त, यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ विष्णुगुप्त भी कहते थे एंड कौटिल्य भी कहते थे, बट चाणक्य इज द मोस्ट फेमस, चाणक्य नीति एंड ऑल. सो
of all the literary sources on the Indian history of the Mauryans, the most important source is the Arthashastra written by Kautilya, also known as Vishnugupta and Chanakya. ठीक है, he was the advisor and prime minister of Chandragupta. अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बहुत तगड़े रूलर थे, बट वो इतना बड़ा राज्य नहीं कर पाते अगर चाणक्य और वो मतलब साथ में नहीं आते, कोलैब नहीं करते काइंड ऑफ. तो चाणक्य वॉज अ ब्राह्मण एंड वो सब अभी शायद आएगा, आई डोंट नो, अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा. बट उसमें क्या था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड करते थे, जैसे यहाँ पे लिखे ना एडवाइज़र, तो कोई भी वॉर होगा या कुछ होगा तो वो करेंगे. उनका मतलब ऐसा माना जाता है कि अभी तक वैसा बंदा उस लेवल का दिमाग नहीं आया है. अगर हम देखें कि वॉर वगैरह में, पॉलिटिक्स वगैरह में, वो बंदा एक अलग लेवल का था. एंड चाणक्य नीति तुम पढ़ोगे तुम्हें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी. हाँ, उस बुक में एक दो ऐसे मतलब वुमेन के बारे में थोड़ा बहुत अजीब सा लिखा, बट फिर भी तुम्हें मज़ा आएगा. वुमेन के बारे में मैं कह रहा हूँ वो उसमें उतना तगड़ा नहीं है, बट अगर बाकी चीज़ें पढ़ोगे तो मज़ा आएगा. ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, Arthashastra is written in Sanskrit. It is a comprehensive manual that deals with politics, rules of diplomacy, principles of administration and other such political topics. तो एक comprehensive manual है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि उसमें पॉलिटिक्स के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, रूल्स क्या होते हैं डिप्लोमेसी के, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें हैं, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है. ठीक है, बस इतना समझो. दिस बुक वॉज डिस्कवर्ड इन 1909 एंड इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन इज अवेलेबल नाउ. तो ये जो बुक थी ये 1909 में पाई गई थी और उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अब अवेलेबल है, तो तुम ऑनलाइन भी PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर नहीं अच्छी लगती हिस्ट्री तो रहने दो. आई हैव नॉट फोर्सिंग यू नो. सो इंदिका मेगास्थेनेस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. अब ग्रीक एम्बेसडर का मतलब क्या है? ग्रीक एम्बेसडर का मतलब है कि जो ग्रीस से जो राजा ने उस बंदे को भेजा कि आप हमारी कंट्री को उनके दरबार में रिप्रेजेंट करो, अगर हमारा कोई मुद्दा है तो आप वहाँ पे पहुँचाओ वगैरह सब करो. उन्होंने एक बुक लिखी थी. ही हैड बीन सेंट टू द कोर्ट बाय सेक्यूलस द ग्रीक रूलर ने उनको भेजा था. मतलब ग्रीक के जो राजा थे कौन, सेक्यूलस, उसके दौर में वो यहाँ पे आए थे मेगास्थेनेस. ठीक है, ही रोट अ बुक नेम्ड इंदिका उन्होंने लिखी थी. किसके बारे में? जिसमें उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना है ना इंडिया में जब तक वो रहे, उसके बारे में, कि उनका यहाँ पे आना जाना कैसा रहा वगैरह सब चीज़ें. मेगास्थेनेस ओरिजिनल इंडिका हैज़ बीन लॉस्ट एंड बट इट्स फ्रेगमेंट्स स्टिल सर्वाइव इन द राइटिंग ऑफ लेटर ग्रीक ऑथर्स. लाइक मतलब ओरिजिनल जो बुक थी वो चली गई है, पर कुछ लोगों ने, कुछ जो राइटर्स हैं लाइक स्ट्रैबो, एरियन एंड डेल्थरस, ये ग्रीक राइटर्स हैं, तो तुमने नहीं सुने होंगे शायद, मैं भी सुने हूँ, तो मैंने तो नहीं सुने थे. तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल वाली बुक थी वो तो खो गई. अब तुम कहोगे कॉपी नहीं थी, नहीं भाई, उस टाइम पे एक बार लिख दी तो लिख दी. ठीक है, उस टाइम पे फोटो कॉपीज नहीं होती थी, तो वो बुक तो चोरी हो गई थी. लेकिन उससे पहले कुछ राइटर्स ने उसके मतलब, जैसे ना, इसको हम अपनी भाषा में, या फिर भाषा तो नहीं, वो भी ग्रीसी है, क्योंकि अपनी भाषा में नहीं, अपने विचारों में हम रखेंगे इसी बुक को, अपने विचारों में. तो वैसा सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं. थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि उसमें क्या था. अब ये लॉस्ट क्यों हुई? तुम कहोगे भाई ऐसे गुम गई होगी. हाँ, मे भी गुम गई हो, बट अगर तुम्हें पता हो तो इसके बाद, ये सब तो बहुत पहले की बात है, फिर मुगल आए, ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई. तो उन सब ने क्या किया था, उन्होंने हमारी लाइब्रेरी की जो इतनी बुक्स थी वो सब जला डाली. आप देखोगे गुप्ता एम्पायर वगैरह आएगा चैप्टर, बट उतनी नॉलेज नहीं है हमें, उतना उनके बारे में हमें पता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारा जो लिटरेचर था, बहुत तगड़ा लिटरेचर था, वो जला दिया था. इनफैक्ट एक इंडिया में क्या हुआ था, एक मुझे आई डोंट नो कहाँ पे, बट इंडिया में कहीं था, बहुत पहले की बात है. ठीक है, वो एक लाइब्रेरी थी, ठीक है, उसे जला दिया गया था. उसमें इंडियन लिटरेचर था हर लैंग्वेज का. मैं नहीं कहूँगा रिलीजियस था कि संस्कृत में लिखा था, रिलीजियस था नहीं, हिस्ट्री के बारे में भी था इंडिया के. तो बहुत 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 ज़्यादा मतलब डीप टेक्स्ट कह सकते हैं उसमें. ठीक है, वो सब चीज़ें जला दी गई थी. एंड वो आग पता नहीं कितने महीनों तक चली थी. मतलब सोचो तुम एक बुक को जलाओगे, कितनी देर चल जाएगी, ख़त्म हो ही जाएगी ना कुछ मिनटों में. बट सोचो कितनी वास्ट लाइब्रेरी होगी, कितने महीनों तक चली थी. महीने समझते हो, मंथ्स मैन. और वो भी ये नहीं एक दो, बहुत कुछ ऐसे था, कुछ 12 तो नहीं, 9-10 महीने ऐसा कुछ. सोचो कितना लिटरेचर हमारा ऐसा था जो हमें पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री क्या है. सो मे बी ऐसा ही कुछ इंदिका के साथ हुआ, वी डोंट नो, राइट. सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. अब पहला आता है एडिक्ट्स का मतलब वो नहीं है, एडिक्ट्स ऑफ अशोका. एंड एडिक्ट क्या है? अब एडिक्ट है इज अ डिक्री इशूड बाय द सॉवरीन. डिक्री होता है एक
हाँ, ऑफिशियल ऑर्डर टाइप्स, ठीक है, कि कोई गवर्नमेंट ने या फिर किसी चीज़ ने भी कोई ऑफिशियल ऑर्डर दिया। तो अगर हम कंटेक्स्ट समझे इस लाइन का, एन एडिक्ट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय अ सॉवरिन। सॉवरिन तो तुम्हें पता होगा, यू नो, जो हेड होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हेड हो, चाहे वो राजा हो या रानी हो। तो अशोका ने जो ऑर्डर्स दिए थे ऑफिशियली अपने राज में, उनके बारे में बताया गया, ठीक है। अब वो कैसे, उनके उससे हमें कैसे कुछ पता लगता है उसके बारे में, हम वो लैंग्वेज वगैरह याद। तो द एडिक्ट्स ऑफ अशोका फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। दे आर द ओल्डेस्ट, बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड प्रिसाइसली डेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। These edicts are inscribed on rocks and pillars throughout the country and include 14 major rock edicts and 7 pillars and a number of minor rock edicts. तो अब उन्होंने, इतनी बड़ी एम्पायर थी, तो एक एक बंदे को तो जाकर नहीं बता सकते थे कि ये नया लॉ है, ये नया लॉ है। तो वो क्या कहते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर प्रोविंस में जैसे भी, वहाँ पे कुछ ऐसे बड़ी बड़ी रॉक्स जो चट्टानें होती थी उनके ऊपर लिखते थे, उनके ऊपर लिख देते थे और कहते थे कि सब पढ़ लो जाके। तो ऐसे होता था। या फिर कई ऐसे पिलर्स बना देते थे, उसके ऐसे गोल में लिख देते थे, ऐसे अलग अलग, जैसे एलिफेंट को डिपिक्ट करने के लिए कोई इमेज ऐसे उन्होंने बना दी, वो सब चीज़ें हो रही है। तो वो सब, ठीक है, इस पे बना हुआ था, उससे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। These inscriptions, the inscriptions on these edicts provide a useful insight into the life and ideals of Ashoka in particular and about a history of moderns in general. अब ये काम सबसे ज़्यादा किसने किया था, अशोका ने, इसलिए सबसे ज़्यादा उनकी जो नीतियाँ वगैरह थी उनके बारे में सबसे ज़्यादा पता लगता है इन सबसे। बट मॉडर्न एम्पायर की जनरल हिस्ट्री भी पता लगती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में रेफरेंस दिया गया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका's reign वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, कलिंगा वॉर। इस पूरे चैप्टर में मतलब मॉडर्न एम्पायर में भी कलिंगा वॉर सबसे इंपॉर्टेंट था, एंड अगर तुम एग्जाम बेस से देख रहे हो तो कलिंगा वॉर, ठीक है। अब the indescribable sufferings and atrocities of the Kalinga war deeply touched Ashoka's conscience and he made us solemn resolve not to take up arms anymore. तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी सफरिंग्स वगैरह को देख के कि इतने बंदे मर रहे हैं, जो उनके मतलब परिवार के लोग रह गए वो भी रो रहे हैं उनके पीछे, इतनी ज़्यादा सफरिंग, थोड़े बहुत तो होते रहते थे पर वो बहुत बड़ा हुआ था, राइट। दोनों एंड से, इनके एंड से भी मरे थे, उनके एंड से भी मरे थे। तो इतनी ज़्यादा सफरिंग्स देखने के बाद अशोका सेट के अब मैं, मतलब उन्होंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा, मतलब ना अपनी आर्मी को उठाने दूंगा, कभी भी हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। सोचो कितना बड़ा स्टेप था। तुम कहोगे बड़ा क्या था भाई, इतनी बड़ी, मतलब तुम कह रहे हो कि असम वाले रीजन से लेके नीचे साउथ के 3-4 स्टेट्स को छोड़ दो, बट वहाँ ऊपर, ठीक है, मतलब तेलंगाना उसके नीचे थोड़ा काइंड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे तब तो नहीं था ये सब, से लेके पाकिस्तान का कितना एरिया, पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान भी, क्योंकि तब तो अखंड भारत टाइप्स था, तो वहाँ तक इतने बड़े एरिया को सस्टेन करना, उधर से कभी कोई इधर से आ सकता है, मतलब कहने कि हम अब ये जगह लेने लगे हैं, लड़ाई करने तो आ सकते हैं, पर हमने नहीं कभी हथियार उठाने। सोचो कितना बड़ा स्टेप था राजा के लिए, कहन सारा ये मतलब ख़त्म हो सकता था, राइट। सो फिर भी उन्होंने किया कि अब कोई भी यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी। सो यहाँ पे क्या था, द वॉर ड्रम, जो ऐसे कहते थे ना कि अब लड़ाई होने लगी, तो उससे पहले से बजाते थे, ड्रम बजाते थे, वो तुमने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी देखा हो। तो वॉज साइलेंस्ड फॉर एवर एंड हेंस फोर्थ वॉज हर्ड ओनली द एकोज ऑफ धर्माघोषा द कॉल टू नॉन वायलेंस इन। उसके बाद कभी भी लोगों ने वो जो वॉर का घंटा होता था वो नहीं सुना, एंड वो सुन के लोगों को ऐसे बड़ी बेचैनी होती थी कि किधर से कोई दुश्मन आएगा, क्या मतलब घर में कैद हो जाओ, बस अब तो बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकले तो मर गए, ऐसा सब। तो वो हालत नहीं थी, उसके बाद कभी भी लोगों ने वो नहीं सुना। सो इट वॉज अ ग्रेट थिंग टू डू। सो इन परसुएंस ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस अशोका प्रोहिबिटेड। अब इन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस सिर्फ ऐसे नहीं रखा कि आदमियों को नहीं मारना, जानवरों को भी नहीं मारना, सो सेक्रीफाइसेस के लिए भी नहीं मारना। और जैसे एक तो था कि रिचुअल्स करते थे ना कि ऐसे घोड़े को काट दिया तो भगवान को खुश करने के लिए, वो सब चीज़ें बिल्कुल बंद करा दी। और खाने पीने के लिए जो एनिमल्स को मारते थे वो एक नंबर ऑफ लिमिट रख दी कि इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते एक महीने में, या कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर रखा उन्होंने, ठीक है। अब ये आएगा शायद आगे। सो प्रोटेक्टेड सम ऑफ द एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे थे उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, कोई भी मारेगा तो उसे दंड है कोई बहुत बड़ा, मे बी जेल या कुछ, ठीक है। एंड इन जनरल कंडेम्ड क्रूअल एक्ट्स अगेंस्ट एनिमल्स। तो वैसे भी लोगों को मना किया कि ऐसे कुछ भी, जैसे उन्हें सताते हैं, उनकी लातें बांध के या कुछ भी है, ये सब मत करना। रेफरेंस टू प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स इज मेड इन रॉक एडिक्ट 1 विच स्टेट्स। तो पहली ही रॉक एडिक्ट 1 में उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि फॉर्मली ये मतलब ओरिजिनल इंग्लिश में नहीं लिखा था, उन्होंने किसी ने ट्रांसलेट किया, जेम्स प्रिंसिप। व्हाट?
संस्कृत को ट्रांसलेट किया जेम्स प्रिंसेप ने, कोई इंडियन नहीं कर सका। ये क्या चीज़ है, उस संस्कृत आती थी भाई। Formerly in the great refectory and temple of the heaven beloved king Piyadasi, daily were many 100,000 animals sacrificed for the sake of meat। कि पहले क्या होता था कि पियादासी जो थे, मे बी किसी चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें या फिर कोई भगवान की बात कर सकते हैं उनके, तो जनरल रिफेक्ट्री एंड टेम्पल के पहले तो ये सब जो उनका राज्य था वहाँ पे भी नॉर्मल था। क्या कहते हैं, एनिमल्स को मारना वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो सेक्रीफाइस कर देते थे मीट फूड के लिए। सो इवन एट दिस डे वाइल दिस रिलीजियस एडिक्टेड अंडर प्रोम्यूगेशन फ्रॉम द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ फूड, सम 2 आर किल्ड और 1 इज किल्ड, बट नाउ द जॉयफुल चॉरस रिसाउंड्स अगेन एंड अगेन, द henceforth नॉट अ सिंगल एनिमल शैल बी पुट टू डेथ। कि अब कोई भी एनिमल मरेगा नहीं, चाहे वॉर के लिए हो उसके लिए भी नहीं मरेगा, रिचुअल्स के लिए सॉरी, एंड ना ही खाने पीने के लिए। सो काफ़ी बड़ा स्टेप था ये भी, बड़े बड़े स्टेप ही उठाते हैं फिर इंडियंस तो। सो सांची स्तूपा, अ स्तूपा इज अ सेमी स्पेरिकल सॉलिड डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ अनबर्न्ट ब्रिक्स एंड सेल। अब स्तूपा क्या था, एक सेमी स्पेरिकल सॉलिड था। सेमी स्पेरिकल मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से स्पेरिकल भी नहीं, ठीक है, सेमी स्पेरिकल, ओवल टाइप्स तुम कह सकते हो ऊपर से, ठीक है। डोम लाइक स्ट्रक्चर, डोम समझते हो कि ऊपर को ऐसे, ठीक है, डोम तुमने देखा होगा ना, ऐसे गोल सा जो होता है, राइट। एग्जाम्पल मैं फ़ोटो लगाने की कोशिश करूँगा, मुझे अभी एग्जाम्पल को याद नहीं आ रही। मेड ऑफ अनबर्न्ड ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मतलब एक होती जलाई हुई चट्टान, जलाई हुई ईंटें, एंड एक होती हैं अनबर्न्ड, ठीक है, ऑब्वियसली। तो अनबर्न्ड ब्रिक्स को यूज़ करके बनाया गया था। उनका भी काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है, कई बर्न्ड लगाते हैं, कई अनबर्न्ड लगाते हैं। द बुद्धिस्ट स्तूपा हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो बुद्धिस्ट स्तूपा मतलब आपको मैंने क्या कहा था पिछले चैप्टर में कि काफ़ी राजाओं ने, जो अशोका थे मेनली, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था बुद्धिज़्म को, तो यहाँ पे भी बुद्धिज़्म आ गया ना। इट रिप्रेजेंट द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा कंटेनिंग हिज रिलैक्सेस हेयर एंड एक ऐसे पूरा बनाया गया था सांची स्तूपा के, मतलब उनके पूरी हड्डियाँ, उनके बाल वगैरह ऐसे गाड़े गए वगैरह सब। अ कास्केट कंटेनिंग दिस रेलिक्स इज प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द डोम, डोम के बिल्कुल बेस पे, ठीक है, एक क्या कहते हैं बास्केट में ये सब चीज़ें रखी गई हैं, बड़े से बास्केट में। द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूपा वाज लेड बाय अशोका, और ये इसकी फाउंडेशन लेड बाय अशोका अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। भोपाल से 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है सांची स्तूपा, ठीक है। देयर आर 4 गेटवेज इन 4 डायरेक्शन, इनके 4 गेट हैं, ठीक है, 4 डायरेक्शन में। दे हैव कार्व्ड पैनल्स डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड सम टेल्स फ्रॉम द जटका स्टोरीज। अब तुमने अगर पिछले चैप्टर पे ध्यान दिया हो, उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे थे जिसके बाद उनका पूरा हो गया था कि अब मैं बस मतलब अपने ये सब लग्जरीज त्याग रहा हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ क्या कहते हैं जंगल में पूरा वो सब बनने, ठीक है, उसका मोक्ष की प्राप्ति करने, वो सब, ठीक है। तो वो 4 चीज़ें, उसमें भी 4 आया था, यहाँ पे भी 4, एंड कई जटका स्टोरीज में भी 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यू नो, जैसे 7 फेरे 7 वो सब है, तो इनके केस में 4 ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स लाइक पीपल, ट्री, लोटस और व्हील। द पिलर्स आर समन्ड बाय कैपिटल्स व्हिच कंटेन स्कल्पचर्स ऑफ लाइन्स, ठीक है। अब आती है मौर्यन एम्पायर, फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। नॉट मच इज नोन अबाउट हिज चाइल्डहुड के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मेन इनका क्या है सोर्स, एडिक्ट्स ऑफ अशोका, ठीक है। तो वो अशोका की लाइफ के बारे में होंगे, एंड जो बुक्स लिखी गई हैं वो भी राजा महाराजा के टाइम पे लिखी गई हैं। जब वो राजा थे तभी वो आए थे ना ग्रीस से, तो इसलिए उनके बचपन के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा उसमें, उन्होंने जो देखा वो लिख दिया। सो not much is known about his childhood. According to a legend, he has been dismissed from the service of Nandas who ruled him before. तो वो नंदास की सेवा करते, सेवा नहीं मतलब उनके लिए काम किया करते थे, उनसे उनको हटा दिया गया था उस पोस्ट से, मे बी दरबार में कभी कुछ काम करते होंगे, उससे उनको निकाल दिया गया था। फिर उन्होंने तक्षशिला में कौटिल्य से मिले। कौटिल्य कौन? चाणक्य, ठीक है। सो कौटिल्य हु लेटर बिकेम फेमस एज चाणक्य वाज अ सन ऑफ अ ब्राह्मण। कौटिल्य टू वाज रॉन्ग्ड बाय, मतलब नंदास ने इनके साथ भी, कौटिल्य के साथ भी क्या बोल रहा हूँ मैं, चाणक्य के साथ भी गलत किया था, राइट। ही देयरफॉर जॉइंड हैंड विद चंद्रगुप्त टू डिस्ट्रॉय द नंदा डायनेस्टी। अब उन दोनों को ईर्ष्या थी कि इन दोनों नंदा डायनेस्टी ने हम दोनों के साथ बुरा किया, तो अब उन्होंने कर लिया कि अब हम इसको तबाह कर देंगे, हम ओवरथ्रो कर देंगे, हम रूल करेंगे अब इस पूरे इंडिया, मतलब इंडिया तो नहीं तब अखंड भारत है, कुछ भी सोचा होगा। After a long series of battles with Chandragupta, the Nanda capital at Patliputra fell. This led to the emergence of a new dynasty, the Mauryan dynasty, with Chandragupta Maurya as the emperor. तो चंद्रगुप्त मौर्य फाइनली काफ़ी लंबी बैटल के बाद, काफ़ी बैटल्स के बाद जीत गए,
उनके मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार जीत गए, तुम यूट्यूब पे सर्च करना चाणक्य एंड चंद्रगुप्त, तुम्हें काफ़ी स्टोरीज मिलेंगी, ठीक है। तो फिर फाइनली जीत गए, ठीक है। एलेक्जेंडर को तुमने देखा, वो कॉन्करर पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था, एंड वो बंदे ने काफ़ी किया भी था, मतलब काफ़ी हद तक। एलेक्जेंडर द ग्रीक रूलर, ग्रीक हैज़ कॉन्कर्ड मैनी स्टेट्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे भी कर दिया था काफ़ी। अफगानिस्तान को नहीं कर पाया था वो, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ थे, वो एक अलग कहानी है, इंटरेस्टिंग है वो भी। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट, पाकिस्तान वगैरह वाली साइड, ठीक है। After his death, his territories in India subcontinent were overtaken by Chandragupta Maurya. With the help of Chanakya, he embarked on the consolidation process of his empire. अब ये लाइन का मतलब क्या है? Embarked का मतलब होता है शिप पे बैठ जाना। मैं तुम्हें कंटेक्स्ट समझाता हूँ अभी। Embarked का मतलब होता है शिप पे बैठ जाना, एंड consolidation का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बनाना। तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो एक ऐसी शिप में बैठ गए थे, यार एक नदी में बैठ गए थे, या फिर एक ऐसी यात्रा उन्होंने शुरू कर दी थी, एक ऐसा प्रोसेस में बैठ गए थे अपनी जो भी एम्पायर है उसे बड़ा करने में, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में। मतलब नंदस के पास इतनी जगह नहीं थी, मतलब तुम कह सकते हो अगर इतना था इंडिया का इतना हिस्सा, तो उन्होंने तो सोचो कहाँ से लेके कहाँ तक कर लिया, मौर्यन एम्पायर को कितना बड़ा कर दिया। सो या इट वॉज मतलब मोस्टली बिकॉज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड चाणक्य। तो उन्होंने किया, बिंदुसारा ने फिर और बाउंड्रीज बढ़ाई, एंड अशोका ने भी कलिंगा वॉर जीत लिया वगैरह सब, और उसके बाद कह दिया कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। 305 BC इंडिया वॉज अगेन अटैक्ड बाय सेक्यूलस द फॉर्मल जनरल अंडर अलेक्जेंडर, ठीक है। तो फिर जो पहले जनरल थे सेक्यूलस, उसके फिर 305 BC में फिर अटैक हुआ था, 4 BC के आसपास पैदा हुए थे, ठीक है। सो चंद्रगुप्त गॉट काबुल, कंधार, हीरत, अब वो फिर जीत गए चंद्रगुप्त जी, एंड उन्होंने भी 4 और चीज़ें ले ली उनसे। सेक्यूलस गेव हर डॉटर, अब उनको बख्श दिया, ऐसे मारा नहीं सबको, बख्श दिया। उसके बदले में क्या हुआ, सेक्यूलस गेव हर डॉटर हेलेन इन मैरिज टू चंद्रगुप्ता। आफ्टर दिस विक्ट्री चंद्रगुप्ता अपॉइंटेड पुष्यगुप्ता एज द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस. He then proceeded to the south and captured some territories there. So according to a Jain tradition, after ruling for 24 years, he renounced the world. तो तुम्हें सुना होगा ऐसे कुछ 25 साल 24-25 साल बाद त्याग दो सब कुछ, ऐसा सब हुआ। तो उन्होंने भी वही किया, और ही renounced the world. He handed over the kingdom to his son बिंदुसारा. तो बिंदुसारा को उन्होंने टेरिटरी अपनी पूरे राज्य पकड़ा दिया कि तुम्हारे हाथ। So बिंदुसारा succeeded his father Chandragupta Maurya. The Greek historian एंथाक्यस कॉल्स हिम अ स्लेयर ऑफ फोर्स। तो ये इन्हें स्लेयर ऑफ फोर्स माना जाता है। स्लेयर ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि जो स्लेयर मतलब कि मार देना, ऐसे बहुत ब्रूटली वायलेंट तरीके से किसी को मार देना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। एंड फोर्स का मतलब होता है अपने दुश्मनों को, तो अपने दुश्मनों को बहुत बेरहमी से मारते थे, ऐसा काइंड ऑफ बिंदुसारा का बुलाया गया। किसने बुलाया? ऑथेनिकॉस, ग्रीक का कोई हिस्टोरियन, ठीक है। ही कॉन्कर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया आफ्टर डिफीटिंग 16 रूलर्स। ड्यूरिंग हिज टाइम ही फेस्ड अ रिवोल्ट इन तक्षशिला. इट वाज कोल्ड बाय हिज सेकंड सन अशोका। तो उनको काफ़ी रिवोल्ट पाया उन्होंने इस एरिया में, अपने तक्षशिला में, ठीक है। तो मतलब इंडिया के मैप के हिसाब से तक्षशिला में, तो फिर वो अशोका ने रोक दिया था वहाँ पे जाके, कोल्ड मतलब रोक दिया। तो इट वाज स्टॉप्ड बाय हिज सेकंड सन अशोका हु वाज द गवर्नर देयर। वो वहाँ पे गवर्नर मतलब अपने बेटे को उन्होंने वहाँ पे गवर्नर की पोस्ट दी थी। ओके, सो बिंदुसारा मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द रूलर्स ऑफ ग्रीस। अब तुम कह रहे हो कि पसीना क्यों आ रहा है इतना, एंड घर पे पंखा नहीं है भाई, पर तुम्हें आवाज़ जितनी आएगी ना पंखे की, फिर तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी। दैट्स वाई तुम्हारे लिए थोड़ा कुर्बानी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे, बहुत हो गया तुम्हारा। अशोका, अब आते हैं अशोका पे। So Ashoka succeeded to the throne after his father Bindusara's death. On acceding the throne, Ashoka took the title of Devanama Priya, the beloved of the gods, and Priyadarshi, the beautiful one. ठीक है, तो ये तुम दो नाम याद कर लो कि अशोका को और क्या कहते थे मे बी। कलिंगा वॉर. After acceding the throne, Ashoka fought the famous Kalinga War. According to Mithanasis, the Greek historian at the court of Chandragupta Maurya, the ruler of Kalinga had a powerful army comprising infantry, cavalry, and अब जो कलिंगा वॉर था ना, वो ऐसा ही नहीं था कि जीत गए। कलिंगा में जो राजा थे उसके पास भी बहुत कुछ था, बहुत हाथी वगैरह चीज़ें थी। ये कैसे पता हमें? मेघाथसिस की वजह से। अब तुम कहोगे मेघाथसिस जो था वो बंदा चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से अशोका के टाइम का था। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो कलिंगा को जीत नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि वहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत ऐसे बताया था। तो अशोका ने उनके साथ लड़ाई छेड़ी एंड जीत गया। ठीक है, मतलब काफ़ी तकड़ी ऐसी लड़ाई थी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी बात थी। सो Ashoka faced tough resistance according to rock edit
अकॉर्डिंग टू रॉक एडिट 13 बोथ साइड सफर लॉसेस बट द पीपल ऑफ कलिंगा सफर द मोस्ट, ऑब्वियसली क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी, इनके पास भी थी पर ऑब्वियसली साइज में तो ज़्यादा नुकसान कलिंगा को हुआ. दो अशोका वॉन द वॉर इट हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर हिम एंड हिज एम्पायर. तो चाहे वॉर जीत लिया पर उसके बहुत ज़्यादा परिणाम हुआ. क्या परिणाम हुआ? कलिंगा वॉर का बहुत बड़ा पॉलिटिक्स में भी और पर्सनालिटी पे भी अशोका की चेंज हुआ. पहला, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इतनी हुई कि अशोका ने ये तो मान लिया कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है. सो उन्होंने ये कि ऐसा कि लड़ो और जीतो वाली राजनीति छोड़ दी. एंड एम्बिशन ऑफ विक्ट्री इन ऑल डायरेक्शंस के जो सबका भला हो हमारा भला हो उसमें मान लिया. एंड इम्बैक द पॉलिसी ऑफ रिलीजन के सब रिलीजन में मानो. कलिंगा चेंज अशोका's पर्सनल लाइफ. ही स्टॉप्ड हंटिंग एंड ईटिंग मीट. उन्होंने हंटिंग करना ऑब्वियसली एनिमल्स वाला एंड ईटिंग मीट छोड़ दिया. एंड लग्जरी जो थी उनके महल वगैरह में रहने वाली वो सब भी छोड़ दी. द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर यूज फॉर एग्रीकल्चर. जो प्रिजनर्स थे वॉर के उसे ऐसे नहीं कि बीच में सड़े रहो, उनको वॉर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया गया कि तुम आओ खेती करो पूरे, मतलब जितना वो आएगा उतना वो ट्रेड करेंगे, उतना इकोनॉमी बढ़ेगी, राइट. तो फिर इकोनॉमिकली हम ज़्यादा ग्रो होने लगे rather देन कलिंगा वॉर से पहले. सो अशोका हिमसेल्फ वेंट ऑन टूर्स टू प्रीच बुद्धिज्म टू पीपल. ही ऑल्सो सेंट मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अशोका ने क्या किया कि खुद भी गए और काफ़ी अपने सिपाहियों वगैरह मतलब बड़े बड़े लोगों को भेजा कि तुम जाओ बुद्धिज्म का प्रचार करो बाकी कंट्रीज़ में, जैसे मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में बताया था, ठीक है. ही सेंट हिज डॉटर, अपनी डॉटर संघामित्रा और अपने बेटे महिंद्रा को श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म को प्रोपेगेट करने के लिए. अशोका आफ्टर द कलिंगा वॉर वॉज embraced बुद्धिज्म एंड फॉलोड सम ऑफ द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉन वायलेंस. तो कुछ उन्होंने पहले तो बुद्धिज्म अपने लिए अपना लिया और बुद्धिज्म की कुछ चीज़ें अपनी स्टेट की जो पॉलिसी थी उसमें भी लगा दी, जैसे नॉन वायलेंस वगैरह, राइट. ही गॉट इरेक्टेड सेवरल पिलर्स एंड एडिक्ट टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म. ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 84,000 स्तूपास टू कीप द रेलिसीज ऑफ बुद्धा. ही गेव डोनेशन टू बुद्धिस्ट. तो इन्होंने काफ़ी डोनेशन दिया बुद्धिज्म वगैरह के लोगों को वगैरह सब. ऑन द अकाउंट ऑफ एडमेंट ऑफ वॉर देयर वाज अ डिक्लाइन इन द मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस एंड एफिशिएंसी. अब जब लड़ाई नहीं होती थी तो फिर वहाँ पे जो मिलिट्री थी वो तैयारी नहीं करती थी इतनी, क्योंकि लड़ाई होनी नहीं है तो एफिशिएंसी भी उनकी कम हो गई, राइट. सो एक्सटेंड क्या थी अशोका के एम्पायर की आफ्टर द विक्ट्री ऑफ कलिंगा. तुम ये पढ़ सकते हो, छोटा सा ही वो बताएंगे. मैप को देख के करोगे तो आसानी होगी कि नेपाल से लेके, ठीक है, हम इस एरिया तक थे एंड ठीक है, तो ईजी रहेगा. एंड ये नहीं कि जो प्रेजेंट इंडिया है वहाँ वो पूरा कवर किया था, नहीं, इधर और इधर से उसके भी आगे काफ़ी तक. सो पढ़ लेना एक बार. Mauryan administration, pan-Indian character. The Mauryan Empire beginning with the Chandragupta Maurya was vast with all India character. Seculus, whom Chandragupta defeated in the war, has handed him 4 provinces of Kabul, Kandahar, Herat and Baluchistan. जब उन्होंने हराया उन्हें इधर के 4 मिल गए, बलूचिस्तान मिल गया, काबुल मिल गया, ठीक है, क्या था ओके कंधार मिल गया, हीरत मिल गया. These remained with the Mauryan Empire right up to the end of Ashoka's rule. ये कब तक रहे हमारे पास? जब तक अशोका का रूल खत्म नहीं हुआ. उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. ड्यूरिंग बिंदुसारा's rule, Ashoka reached Takshila and quelled the revolt there. After Bindusara has established his rule over South India, no other king ever ruled the whole of India. अब बिंदुसारा ने क्या किया था कि नीचे के आपको बताया था ना 17 जो राजा थे उनके साथ लड़के जीत प्राप्त करी थी. तो वही चीज़ नीचे का पूरा ले लिया, पूरा इंडिया. इतने इंडिया पे अभी तक उसके बाद किसी रूलर ने राज नहीं किया, सिर्फ बिंदुसारा ने राज किया था. So the fact that Chandragupta Maurya spent his last years at Shravanabellagola in Karnataka speaks volume of the all India character of the Mauryan Empire. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही थे हमारा, मतलब मौर्यन एम्पायर का जो था मजबूती, वो उन्होंने आखिरी के कितने स्पेंड हिज लास्ट ईयर्स, तो कुछ आखिरी साल कर्नाटका में बिताए थे. कर्नाटका में नीचे जब उनका राज नहीं भी था फिर भी कोई नहीं उनको कुछ कह सकता था. दैट वॉज समथिंग बिग, राइट. सो The chief advantages of the pan-India character of his empire were the following. It marked the end of small states. ठीक है, it helped him in establishing trade links with foreign countries. It made India strong and helped the Mauryan kings face foreign aggression successfully. After Ashoka's victory over Kalinga, the era of conquest and wars was over. And it helped the Mauryan kings to pay more attention to social and economical life of people. Hence, there was an all-round prosperity. तो वही सब चीज़ें कि पहला तो कि स्मॉल राज्यों का एंड हो गया, उसके बाद छोटे छोटे राज्य नहीं थे, ठीक है, स्मॉल स्टेट्स नहीं थी. उसमें क्या हुआ? एस्टैब्लिश ट्रेड लिंक्स विद फॉरेन कंट्रीज. बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड शुरू किया. पहले तो था जीतो, फिर कहा नहीं, तुम भी एग्जिस्टेंस में रहो, हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम आपस में ट्रेड करते हैं, सब जीते हैं, ठीक है.
सो इट हेल्प्ड इन इट मेड इंडिया स्ट्रॉन्ग इन द मौर्यन एम्पायर किंग्स एग्रेसिवली। उसके बाद आफ्टर अशोकाज विक्ट्री ओवर कलिंगा द एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर्स वाज ओवर। उसके बाद कोई लड़ाई लड़ाई भी नहीं हुई। इट हेल्प द मॉडर्न किंग्स टू पे मोर अटेंशन टू सोशल। अब पहले तो क्या था कि मिलिट्री पे ध्यान ज़्यादा जाता था, फिर नॉर्मल लोगों पे ज़्यादा ध्यान लगा, तो विकास हुआ। Administration. It was Chandragupta Maurya under the guidance of Chanakya who laid the foundations of an elaborate system of administration. Chanakya wrote a book Arthashastra in which he describes the principle of politics and the art of administration. तो वही सब चीज़ें जो तो मैं पहले बताया था बुक में क्या क्या लिखा गया था। एंड चंद्रगुप्ता सन बिंदुसार डिड द सेम सिस्टम एंड अशोका मेड सम चेंजेस हिस्ट्री बाय द चेंज ऑफ द हार्ट आफ्टर द कलिंगा वॉर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रूल होती थी पहले, जो चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे चाणक्य ने बताया था, मतलब उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर बनाया था, वो वही चीज़ बिंदुसारा के रूल में एंड अशोका ने कुछ चेंजेस किए कलिंगा वॉर के बाद, वो की तुम्हें पता है, पहले बता चुके। अशोका एडेड अ 5th प्रोविंस। तो पहले 4 प्रोविंस थे, कौन से? मगधा, गंधारा, अवंती एंड साउथ प्रोविंस। उसके बाद 5वां आ गया कलिंगा, जिसका क्या था? तोसाली था। तोसाली क्या था? कैपिटल था। Alright, so the Mauryan centralized monarchy became the parental desperation under Ashoka in one of the edicts of Ashoka। तो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, पहले मुझे भी नहीं समझ आई थी। तो मौर्यन एम्पायर जो है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर सेंट्रलाइज्ड मोनार्ची। सेंट्रलाइज्ड मोनार्ची, मोनार्ची क्या होता है कि पूरा ऐसे गवर्न किया जाए एक राजा और रानी के द्वारा। सेंट्रलाइज्ड, वो सेंटर में बैठे वो सब गवर्न कर रहे हैं, कोई किंग और क्वीन कर रही है, ठीक है। तो जो मौर्यन की सेंट्रलाइज्ड मोनार्ची थी, ठीक है, पहले भी ये था चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंबिसारा एंड देन अशोका। तो ये था became a paternal despotism under अशोका। पैटर्नल डेस्पोटिज्म क्या होता है? पैटर्नल मतलब कि पापा की तरह बिहेव करना, और डेस्पोटिज्म मतलब होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना, कुछ रोक लगानी। तो पैटर्नल डेस्पोटिज्म अंडर अशोका, कि जो ये सेंट्रलाइज्ड मोनार्ची थी कि मतलब जो रूल करेगा वो सब पे रोक लगा रहा होगा एज अ फादर, क्योंकि उन्होंने एक एडिक्ट में कहा था ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। तो वो अपने एज अ पेरेंट सब पे रोक लगा रहा था। क्या रोक तुम्हें पता ही है, जो कलिंगा वॉर के बाद थी, ठीक है, वो छोटी मोटी, वो कि कोई अहिंसा वगैरह वाली चीज़ें एंड कोई फ्लैश नहीं खाएगा, वो सब। सो अशोका सिंप्लीफाइड मैनी रिगुअस प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड क्रॉप कलेक्शन, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल कर दिया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था पहले जो आम लोग को समझ नहीं आता था, सिंपल कर दिया, सब समझो। दिस हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी अक्रॉस द। अब लोगों को समझ आने लगा कि अच्छा हम इतना काम करेंगे तो हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये करेंगे, इसलिए लोगों ने एफिशिएंट हो गए लोग, कि हाँ उनको समझ आ गया। अशोका अपॉइंटेड महामंत्रस टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हैड 2 मेन डिवीजन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 थी, ठीक है, सेंट्रल नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और कौन सी? मिलिट्री। पहले सिविल आम लोगों के लिए और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे जो क्या कहते हैं मिलिट्री वगैरह के लिए। अब ये सब पहले की बात है, कलिंगा वॉर के बाद मिलिट्री तो उतनी काम में आई नहीं, ठीक है। पहले आती सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल और प्रोविंशियल। अब सिविल में आम लोगों को एक तो सेंट्रल गवर्न करता था, जो सेंटर के लोग होते थे, जो हर प्रोविंस को। एक होता प्रोविंशियल, जस्ट लाइक एक दिल्ली से पूरे इंडिया को गवर्न किया जा रहा है, और हर स्टेट में भी लोग हैं, ठीक है, सीएम हैं हर स्टेट के। तो वो चीज़ बोल रहा हूँ मैं। Central government. The Mauryan government was centralized and was managed by several officers of different ranks. The king was the supreme authority and his throne was heredity. राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। He was also the supreme judge. वो ही supreme judge था। कोई भी ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसे supreme court होता है ना, तो उसमें वो chief justice था, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, तब नहीं था chief justice होता कुछ। Megathesis, the Greek ambassador at the court of Chandragupta Maurya, in his book Indika and Chanakya in the Arthashastra, tell us about the Mauryan administration. इन दोनों बुक्स में हमें थोड़ा थोड़ा पता लगा है Mauryan administration के बारे में। Ashoka brought about some changes in the administration system of Chandragupta Maurya. He appointed Mahamantras to look after the welfare of his subjects. तो ये लाइन पहले भी आई थी, अब भी आ गई, समझ आ गई। At the central level, the king was assisted by the council of ministers. तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि राजा, उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते थे, जस्ट लाइक सीईओ नहीं होता है कोई कंपनी का, उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं जो उनके समझाते हैं, जिसके साथ सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, और अगर चाहे तो सीईओ को बदला जा सकता है। नहीं, पहले वो नहीं होता था, नहीं, क्योंकि हेरिडिटी था। हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन था? चाणक्य, राइट। तो उसके बाद कोई ऐसा कोई बड़ा आया नहीं जिसका नाम लिया हो इसमें, इस चैप्टर में, बट ऐसा। Each minister was responsible for his department. The council of ministers included for chief pujari of the state called Purohit, Senapati who advised the king on matters of related to war and peace, the head treasurer called Sanidhatta, and the taxation expert which is Samharta.
ठीक है। तो एक टैक्स का डिपार्टमेंट था, उसका एक था, ठीक है। एक पुजारी था, पुजारी वगैरह चीज़ों का। एक था जो किंग को लड़ाई और पीस कैसे करना है वो सब के बारे में कहता था, सेनापति, ठीक है। एंड वन वॉज ट्रेजरर, वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें तुम नॉर्मल में भी देखोगे, ठीक है, जैसे लाइफ में कि एक निर्मला सीतारमन है एंड अब तो सारे बदल ही गए सब। सो आई डोंट नो, नए नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं, तो मैं अभी बोलूँगा नहीं। ऑल राइट, द अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अकाउंट, तो ये कुछ ऑफिसर्स के नाम हैं, इन्हें तुम पढ़ लेना एक दो बार, इसे 3-4 बार पढ़ लोगे। जो मेन इटैलिक किए हुए हैं ना वो आएंगे, बस वही आएंगे और नहीं आएंगे। सो वो इटैलिक 3-4 हैं, उन्हें याद कर जाना, बड़ी बात नहीं है। दूसरा आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट। तब स्टेट नहीं होती थी बट काइंड ऑफ वही चीज़। अशोका मेड अल्टरेशंस ओनली इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सिर्फ चेंजेस जो अशोका ने किए थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में किए थे, प्रोविंशियल में नहीं किए थे। ड्यूरिंग हिज ग्रैंडफादर साइन देयर वर 4 प्रोविंसेस एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ, जब कलिंगा हमारे हाथ में आ गया तब हमने 5 प्रोविंस बना दिए, कलिंगा को भी एक बना दिया था। हेड ऑफ द प्रोविंस वॉज कॉल्ड कुमार और आर्यपुत्रा, CM या कुमार। ओनली द प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन। तो जो राजा का बेटे होते थे, प्रिंस होते थे, उन्हें ही यहाँ पे इस पोजीशन पे रखा जाता था। ड्यूरिंग अशोका's टाइम वॉज द कुमार वॉज असिस्टेड बाय द गवर्नर। अशोका के टाइम पे क्या था कि जो कुमार था उसे गवर्नर असिस्ट करता था, ठीक है, जो महामंत्रा होता था, ठीक, असिस्ट करता था, हेल्प करता था। सो according to some rock and pillar edicts of Ashoka, besides Mahamatra, other officers took active part in the administration of provinces. प्रादेशिका, ये important है, मे बी मुझे आया था शायद अच्छे से आने पर। प्रादेशिका collected taxes and राजुका performed the function of the modern day तहसीलदार और revenue officers. The युक्ता was the treasurer. Highlights, italics को याद रखना। District administration. The provinces were divided into districts called Janapadas. Their administration was called by Pradeshika, Rajuka and Yukta. तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है, सिंपल एक एक लाइन के पैराग्राफ्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़। इंपॉर्टेंट सिटीज़ द कैपिटल ऑफ प्रोविंसेस एज गिवन अर्लियर हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। जो प्रोविंस के अंदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती थी उनको अपने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया जाता था कि तुम में भी कुछ लोग हैं जो अपनी मांगे हमारे तक लेके आओगे, राइट। So the head of the city was called the Nagaradhyaksha. According to Meghathesis, the administration of Patliputra, the capital city of the Mauryan Empire, was looked after by a committee of 30 members. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पाटलिपुत्रा एक सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, तो उसको 30 मेंबर्स के द्वारा संभाला जाए। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा लोग होते थे, ठीक है, ये काफ़ी वेल प्लान्ड चीज़ें थी उस टाइम पे। द रेवेन्यू सिस्टम मोस्ट, जैसे अब GST है या फिर तुम्हारा इनकम टैक्स है, पहले ये सब नहीं होता था। पहले क्या होता था, लैंड रेवेन्यू होता था। चीफ सोर्स ऑफ इनकम इन द मॉडल, इट वाज 1/6 टू प्रोड्यूस। जितना तुमने प्रोड्यूस किया उस लैंड से, एग्रीकल्चर से, उसमें से 1/6 मल्टीप्लाई बाय जितने का तुमने लिया या फिर 1/4, वो डिपेंड करता था, वो थोड़ा चेंज होता रहता था, उतना तुम्हें टैक्स देना पड़ता था। 2 kinds ऑफ टैक्सेस नेमली बाली एंड भागा आर मेंशन्ड इन दैट, ठीक है। जैसे यहाँ पे GST वगैरह थे, उसमें 2 थे, बाली एंड भागा, ठीक है। सो भागा वॉज लिवाइव्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड द कैटल रेट ऑफ द 1/6। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे 1/6 लगता था, वो कैश नहीं लेते थे, जितना तुमने प्रोड्यूस किया उसका 1/6 हिस्सा हम ले लेंगे, ऐसा, ठीक है। तो क्यों लेते थे? अब ऐसा नहीं कि खुद खाने के लिए, सिर्फ वो अपनी मिलिट्री वगैरह को चलाना होता था। मिलिट्री वगैरह थोड़ी खेती करेगी, वो तो जंग में जाएगी, तो उनको उनके परिवार को भी तो खाना चाहिए। सो दैट वॉज इट। और इन टू विंसेंट स्मिथ एंड बाली वॉज अ रिलीजियस ट्रिब्यूट। तो जो बाली होता था वो टैक्स होता था कुछ रिलीजियस ट्रिब्यूट का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू विंसेंट स्मिथ, toll tax was imposed on articles which were bought for sale. Taxes were required on liquor shops and gambling houses. Some taxes were collected from the forest and mines. From the revenues collected, the state provided various facilities such as irrigation, hospital, जो कि भाई इन सब चीज़ों में ही लगता था कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने में, बाकी एक्सपेंसेस के लिए। अब स्पाई सिस्टम बहुत तगड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत बड़ा स्पाई सिस्टम बना रखा था, ठीक है, कि किसी तुमने अपने गुप्तचर को भेजा, गुप्तचर ही बोलते थे रामायण में, पता नहीं, मतलब किसी अपने स्पाई को भेजा किसी राज्य पे स्पाई करने के लिए। अब उसके पीछे एक और स्पाई लगा देते थे कि कहीं ये जो है ये इनके साथ तो नहीं मिल रहा, तो इसे पूरा चलता रहता था। एंड कई जो इंपॉर्टेंट जो कमेटीज़ होती थी उनके बीच में एक गुप्तचर बिठा देते थे और उससे करने के लिए एक और गुप्तचर बिठा देते थे। तो इट वॉज ऑफ अनदर लेवल मैन, रॉ वगैरह तो बहुत आगे, ठीक है।
FBI वगैरह कहाँ. So, military administration. चंद्रगुप्त मौर्य maintained a huge army consisting of infantry, cavalry and ये सब चीज़ें थी. तो ये सब चीज़ें तुम पढ़ लेना, ठीक है, मिलिट्री में क्या क्या होता था उनका. तो किंग ही था जो सबको राज्य देता था कि लड़ाई कर, जैसे बाहुबली में वगैरह सब ऐसे करते थे, तो वो सब होता. पर ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करते थे, और भी बंदे होते थे, शिवगामी वगैरह भी थी. तो वो सब जो थे राजमाता वगैरह वो सब भी वहाँ पे होते थे, राइट. तो वही सब इसमें. अशोकास धमा. अब कलिंगा वॉर के बाद क्या हुआ कि अशोका बिकेम अ पीपल्स किंग. ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म बट डिड नॉट इम्पोज इट ऑन हिज सब्जेक्ट. खुद बुद्धिज्म कर लिया पर ऐसा फोर्स नहीं किया कि तुम सब भी करो जैसे बाकी राजा मोस्ट करते थे. उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ही वांटेड सब्जेक्ट्स टू फॉलो एज सच अ धमा दैट मे बी बेस्ड ऑन अनफाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मेजर. हर रिलीजन की अच्छी बातें ले लो बस. ये देखो कितनी तकड़ी चीज़ बोल दी. हर रिलीजन की अच्छी बातें अपने अंदर बसा लो बस, ठीक है. लॉ इसे तुम जब इन्होंने धमा दिया था अशोका ने, वो कोई ऐसा नहीं था रिलीजियस कोई क्या बुद्धिज्म का या कुछ अपना बना दिया. इट वाज अ मॉरल लॉ या कोड ऑफ कंडक्ट बोल सकते हैं, एथिकल लॉ विच इज कॉमन, जो कि सब रिलीजन को मानना चाहिए. ये था प्रिंसिपल ऑफ धमा. बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बच्चों को प्यार करो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, गुड डीड्स फॉर गुड कर्मा. अगर अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी. ही टॉट पीपल टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, डिसबल एम्प्टी रिचुअल्स. तो इम्पैक्ट क्या हुआ इस धमा का? सबसे पहले तो रिलीजियस यूनिटी आ गई. जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे वो सब पास आ गए कि हाँ यार हमें एक दूसरे से पास. मॉरल वैल्यूज़ भी आ गई कि लोगों को मॉरल वैल्यूज समझ आई और वो एक अच्छी लाइफ जीने लगे, मतलब चोरियाँ वगैरह कम करने लगे, वही एंड ऑफ क्राइम्स वगैरह होने लगे. पब्लिक वेलफेयर भी हुआ काफ़ी. विद द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर्स हैविंग कम टू एन एंड अशोकास धमा हेल्पिंग द ऑफिशियल पीपल अंडरटेक एंड एवरीथिंग अंडरटेक. सो वही चीज़ हुई यार कि सब हो गया शांति से, एंड उसके बाद सब लोग कहने लगे कि हाँ अब हम अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे. एंड जब लड़ाइयाँ वगैरह ख़त्म हो गई तो ध्यान कहाँ जाना है? ध्यान जाना है लोगों की लाइफ में, ठीक है. जब तक इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना रहेगा तो इंडिया एज अ कंट्री ग्रो नहीं उतना कर सकेगा. वो ट्रिलियन जितनी 5 ट्रिलियन पता नहीं, तो वो इकोनॉमी बनानी है. अभी तो कितना नीचे चल रहे हैं हम भी. तब तक के लिए चलते हैं. अगला चैप्टर जल्दी के जल्दी आएगा. अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड कोई दोस्त है जो फेल होने लगा है उसके साथ शेयर कर देना. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैप्टर्स देखने हो तो और सब्जेक्ट का देखना है वो भी बता देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना. नमस्ते, जय हिंद.